एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने आरबीआई सर्कुलर का एक नया सीरीज स्टार्ट किया है और आज ये हमारी सेकंड क्लास है। तो जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है उसको आप लोग जरूर देख लेना। एंड आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है RBI issued final guidelines on due diligence of APS touch point operator। ये शॉर्ट में आपको ATO के फॉर्म में भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। APS क्या होता है ये भी हम समझेंगे। ATO ये क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है, APS टच पॉइंट ऑपरेटर। तो आगे आपको बहुत सारी जगह पर ATO लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाना कि हम APS टच पॉइंट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आरबीआई के सर्कुलर में आपको आरबीआई की वेबसाइट पर ये देखने को मिल जाएगा। तो वेबसाइट से पढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाता है, इसलिए मैंने इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और हम आज हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है इन जून 2025। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग मैंने जून मंथ से इसलिए किया है क्योंकि डेली तो यहाँ पर बहुत सारे सर्कुलर रिलीज नहीं होते हैं। तो अभी जो रिसेंट वाले हैं वो हम कवर कर लेते हैं, बीच में जो भी टाइम मिलेगा हम प्रीवियस का भी वहां पर कवर कर लेंगे। ओके चलो, तो जून 2025 में आरबीआई ने एक फाइनल गाइडलाइन इशू किया है फॉर द ड्यू डिलिजेंस ऑफ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर टू स्ट्रीमलाइन ऑनबोर्डिंग एंड इनहेंस फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। अब बहुत ध्यान से समझना, ये न्यूज आपको तब समझ में आएगी जब आपको एपीएस का मतलब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एपीएस का फुल फॉर्म याद करना, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो आधार के बेसिस पर वर्क करता है, ठीक है। देखो होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप समझो कि कोई बैंक है ना, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, ठीक है। और आपको पता है कि बहुत सारे हमारी कंट्री में ऐसे रूरल एरियाज हैं, ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं होती है। तो क्या वहां पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी, है ना। कैसे पहुंचेगी? बैंक क्या करेंगे, वो अपना बैंक मित्र या फिर आप समझ लो जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट होते हैं वो उनको सेटअप करते हैं, ठीक है। और वो उनसे बोलते हैं कि आप जाओ जो भी हमारे रिमोट एरियाज हैं वहां पर आपको जाना है और सारी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो वहां पर एईपीएस की हेल्प से, जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, इसकी हेल्प से रिमोट एरियाज में जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो सारी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने माइक्रो एटीएम पढ़ा होगा, माइक्रो एटीएम के बारे में। माइक्रो एटीएम होता क्या है, एक पीओएस मशीन की तरह होता है, ठीक है। जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो उसको अपने साथ रखते हैं, है ना। एक छोटा सा हैंडी मशीन होता है, जैसे कि पीओएस मशीन होता है वो एटीएम, लेकिन हम उसको माइक्रो एटीएम बोलते हैं क्योंकि वो हैंडी मशीन होता है। जो भी बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो उसको अपने साथ रखते हैं, ठीक है। वो रिमोट एरियाज में उसको लेकर जाएंगे। अब जैसे मान लो कि कोई पर्सन है ना, उसको क्या करना है, अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है। तो वो क्या करेगा, उसके आसपास नियर बाई कोई एटीएम नहीं है, कोई बैंक का ब्रांच भी नहीं है, दूर जाना पड़ता है। तो वहां पर क्या करेगा, वो पर्सन सिंपली अपना आधार नंबर एंटर करेगा, फिंगरप्रिंट को स्कैन करेगा, पूरा जो डिटेल है उसका बैंक का वो वहां पर आ जाएगा स्क्रीन पर, वो जो माइक्रो एटीएम है, ठीक है। और उसके बाद जो भी पैसा उसको डिपॉजिट करना है वो जो भी बिजनेस करेस्पॉन्डेंट है उनको दे देगा, ठीक है। बदले में वो जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट है वो उनको एक रिसिप्ट दे देंगे, रसीद, कि चलो ठीक है आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो गया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। ये हुआ कैसे, एपीएस की हेल्प से, दैट इज आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। सेम अगर विड्रॉ करना है, ठीक है, सेम प्रोसेस होगा। आधार नंबर को फिल किया, फिंगरप्रिंट को स्कैन किया, जो भी पैसा डेबिट करना था वो अमाउंट लिखा, तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के पास कैश होगा, वो उस कैश को उनको दे देंगे, ठीक है। और उनको एक रिसिप्ट भी दे देंगे, रसीद भी दे देंगे और अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। मतलब जो आप बैंक ब्रांच में जाकर काम नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके नियर बाई कोई एटीएम नहीं है, तो वो आपको वो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, जो भी बिजनेस करेस्पॉन्डेंट है वो इस एईपीएस मतलब माइक्रो एटीएम की हेल्प से ये सारे आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या, है ना, एपीएस क्या होता है आपको समझ में आ गया। एक पेमेंट सिस्टम है जो आधार के बेसिस पर वर्क करता है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि आधार नंबर फिल किया और फिंगरप्रिंट को स्कैन किया, है ना, तभी तो वहां पर वो आगे का पूरा प्रोसेस हुआ है। तो वो कंप्लीटली आपके आधार पर डिपेंडेंट होता है। अब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी का फायदा उठा रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। मतलब पब्लिक से पैसा ले लिया, गायब हो गए, बैंक तक पैसा पहुंचा ही नहीं, है ना।
रिमोट एरिया में गए, उन्होंने बोला हाँ मैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंट हूँ, बैंक की तरफ से हूँ, उनको कस्टमर ने पैसा दे दिया, ठीक है, सारी चीजें उन्होंने की, बट पता चला कि वो गायब हो गया पैसा लेके और कस्टमर का पैसा बैंक तक पहुंचा ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स और स्कैम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसी चीज को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए ये एक नया गाइडलाइन इशू किया गया है आरबीआई के द्वारा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है, किसकी बात की गई है यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि ये जो गाइडलाइंस है ये आपका 1 जनवरी 2026 से इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2026 से ये जो गाइडलाइंस है ये इफेक्ट में भी आ जाएगा। अब क्या क्या चीजें थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि इस न्यूज में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, मतलब क्या है इसका, ठीक है। These guidelines are issued under the Payment and Settlement System Act 2007। तो इसको Payment and Settlement System Act 2007 के अंडर इशू किया गया है टू सेफगार्ड कस्टमर फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट एंड मेंटेन ट्रस्ट इन दी एईपीएस। तो जो कस्टमर का आइडेंटिटी थेफ्ट है ना, और जो एईपीएस पर कस्टमर का ट्रस्ट है उसको बनाए रखने के लिए, और ये जो स्कैम वगैरह होते हैं है ना, उसको रोकने के लिए, खत्म करने के लिए इस गाइडलाइन को रिलीज किया गया है। इन जुलाई 2024 में आरबीआई ने फाइनल ड्राफ्ट गाइडलाइन को इशू किया था एईपीएस पर ड्यू डिलिजेंस फॉर पब्लिक एंड स्टेक होल्डर फीडबैक, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। एईपीएस की अगर हम बात करें तो इसको मुंबई बेस्ड एनपीसीआई के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप सबको पता है कि ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी कंट्री में जितने भी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसको ऑपरेट करने का काम, उसको मैनेज करने का काम एनपीसीआई ही करता है, ठीक है। तो एईपीएस भी एक तरीके से एनपीसीआई का ही प्रोजेक्ट है, ओके। तो एनपीसीआई को एईपीएस को ऑपरेट किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा एंड इट प्रोवाइड्स इंटर ऑपरेबल ट्रांजेक्शन यूजिंग आधार इनेबल्ड ऑथेंटिकेशन। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये कंप्लीटली आधार पर ही डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये आधार इनेबल्ड ऑथेंटिकेशन को यूज करके ही ट्रांजैक्शन को क्या करता है, ऑपरेट करता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। चलिए एटीओ की अगर हम बात करें, एटीओ क्या है अभी मैंने आपको बताया था, है ना। एटीओ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहीं पर याद कर लेना, ये आपका एईपीएस टच पॉइंट ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अब चलिए आते हैं न्यूज पर। जो नई गाइडलाइंस है ना, द न्यू गाइडलाइंस हैव डिफाइंड एटीओ एज एन इंडिविजुअल ऑनबोर्डेड बाय द एक्वायरिंग बैंक हु ऑपरेट्स द एईपीएस टच पॉइंट यूजिंग आधार नंबर एंड बायोमेट्रिक्स और वन टाइम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। तो ये जो नया गाइडलाइन है इसमें एटीओ को, है ना, जो एटीओ है इसको एक इंडिविजुअल ऑनबोर्डेड डिफाइन किया गया है बाय द एक्वायरिंग बैंक। मतलब इस नए दिशा निर्देश में एटीओ को अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा, मतलब जो एक्वायरिंग बैंक है उसके द्वारा एक नियुक्त एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो आधार नंबर के बेसिस पर और बायोमेट्रिक या वन टाइम पासवर्ड के बेसिस पर यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो हमारा ये एईपीएस टच पॉइंट है ना, उसको ये क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। और भी सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हम बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या फिर बैंक मित्र की बात कर रहे हैं, ओके। चलो देखो यहाँ पर बोला क्या गया है कि जो भी एक्वायरिंग बैंक्स हैं, है ना, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस बिफोर ऑनबोर्डिंग एटीओ। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो भी एटीओ होंगे उनके ऑनबोर्डिंग के पहले जो भी ड्यू डिलिजेंस है वो यहाँ पर कराना पड़ेगा, कंडक्ट कराना पड़ेगा इन लाइन विद द कस्टमर ड्यू डिलिजेंस और नो योर कस्टमर नॉर्म्स आउटलाइंड इन आरबीआईज मास्टर डायरेक्शन नो योर कस्टमर 2016। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जो भी हमारे एक्वायरिंग बैंक्स हैं, है ना, उनको अधिग्रहण करने वाले बैंकों को एटीओ को शामिल करने से पहले, मतलब जो भी एटीओ है उनको ऑनबोर्ड करने से पहले समुचित जांच पड़ताल करना यहाँ पर आवश्यक है। मतलब पहले उनका अच्छी तरीके से जांच पड़ताल होगा, ठीक है। और केवाईसी यहाँ पर मैंडेटरी है, केवाईसी किया जाएगा, जांच पड़ताल होगा, तब जाकर उनकी ऑनबोर्डिंग की जाएगी। और ये सारी चीजें आपके जो आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन केवाईसी 2016 है उसी के अंडर ये आउटलाइंड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी एटीओ ये इनएक्टिव है फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ, मतलब लगातार 3 महीने से कोई भी एटीओ अगर इनएक्टिव है तो दोबारा उसको फिर से वो काम स्टार्ट करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, केवाईसी करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो एज पर द आरबीआईज गाइडलाइंस इफ एन एटीओ रिमेन्स इनएक्टिव फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ विच मीन्स नो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज बीन कैरिड आउट फॉर अ कस्टमर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। मतलब पिछले 3 महीने से, लगातार 3 महीने से एटीओ के द्वारा कस्टमर के लिए किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है
देन इन सच केस, ऐसे केस में एक्वायरिंग बैंक इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट केवाईसी ऑफ एटीओ बिफोर अलाउइंग हिम हर टू रिज्यूम ऑपरेशन। देखो, पहला ऑनबोर्डिंग के टाइम पर केवाईसी करवाना है। दूसरा, अगर कोई भी एटीओ है लेकिन पिछले 3 महीने से लगातार उसने कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं किया है कस्टमर के लिए, तो जो भी एक्वायरिंग बैंक है, मतलब जिसके लिए वो काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, उनके काम को फिर से स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से केवाईसी करवाएगा, सो दैट किसी भी तरीके का स्कैम ना हो सके, ठीक है। अब देखो, यहां पर बोला गया है कि जो एक्वायरिंग बैंक्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ एटीओस थ्रू दियर ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया है कि रियल टाइम ट्रैकिंग भी होगा, मतलब एटीओ के द्वारा जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, जो भी वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बैंक, जो भी एक्वायरिंग बैंक्स हैं जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू उनके एक्टिविटीज को क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे, है ना, लाइव ट्रैकिंग होगी। इसके अलावा वो किस लोकेशन पर है ना, कितना ट्रांजैक्शन किया है, कहां पर किया है, क्या ट्रांजैक्शन किया है, मतलब सबको बैंक क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, उस पर नजर बनाकर रखेगा, सो दैट किसी भी तरीके का स्कैम ना होने पाए। They should also consider operational parameter like location, type of ATO, volume and velocity of transaction among others based on the business risk profile। मतलब अभी जो मैंने आपको बताया कि हर एक चीज पर नजर बनाकर रखा जाएगा कि लोकेशन क्या है, कहां पर वो गए हैं, कितना इन्होंने ट्रांजेक्शन किया है, किस टाइप का ट्रांजेक्शन किया है, हर एक चीज बैंक क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, ठीक है। These operational parameters should be reviewed on a periodic basis indicating emerging fraud risk, ठीक है। और ये जितने भी ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं, इसको पीरियोडिक बेसिस पर रिव्यू भी किया जाएगा, सो दैट किसी भी तरीके के फ्रॉड रिस्क से बचा जा सके, कस्टमर को बचाया जा सके, बैंक को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये सारी चीजें आरबीआई के द्वारा अनाउंस की गई हैं हमारा जो एटीओ है उसके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो भी बैंक्स होते हैं, है ना, मतलब जो भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें ऐसी कोई भी न्यूज अगर होती है तो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता है, स्टेटमेंट बेस्ड में आता है। तो हर एक लाइन को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। आई रियली होप सो कि ये न्यूज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको समझ में आया या नहीं मुझे जरूर बताना आप लोग कमेंट करके, ठीक है। बाकी आप सबको पता है कि टेक्स्ट बुक ने सुपर पास को लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप एक सब्सक्रिप्शन में 300 से भी ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, एईजी, स्टेट नॉन पीएससी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप वो एक सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं, स्टार्टिंग 5 रुपए से, ठीक है। 5 रुपए में आपको 5 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, ये सिर्फ ट्रायल है, ठीक है। और बाकी अगर आपको 3 महीने के लिए चाहिए तो 299 रुपीज, 12 मंथ के लिए 999 रुपीज और 18 मंथ के लिए 1399 रुपीज है। बट आपको डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, प्रिया जी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती है, सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। और आपको ये सेशन कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।